औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में 32,000 छोटे बड़े उद्योग, 5 लाख कर्मचारी और 5 बड़े औद्योगिक संगठनों के साथ मिलकर श्रम विभाग ने पूरे शहर में सफाई अभियान चलाया, जिसकी शुरुआत डीएलएफ औद्योगिक क्षेत्र से की गई। इस अभियान को गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को एक भव्य सूरत दी जाएगी। सर, आज आपने सफाई अभियान की शुरुआत की है, क्या है सारा मामला? ये जो हमने सफाई अभियान की शुरुआत की है, ये हमारी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमने ये काम शुरू किया है। ऑफिशियल ड्यूटी तो होती है लोक सेवा की, इसके साथ साथ और डीएलएफ एरिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं उनके सहयोग से किया है। और विशेष रूप से सुरेंद्र कुमार बद्रा जी जो बीकेवी के ओनर हैं, उनका योगदान था। जितेंद्र जो उस एरिया के सोशल वर्कर हैं, उनका योगदान था। और ये आज हमारी सिर्फ शुरुआत है। पूरे फरीदाबाद के अंदर 2 अक्टूबर तक जितने भी इंडस्ट्री एरिया हैं उनके अंदर सभी इंडस्ट्रीज और एसोसिएशन जो 5 एसोसिएशन हैं, तो 5 लाख जो वर्कर, लगभग 5 लाख वर्कर हैं, उनके सहयोग से 2 अक्टूबर तक पूरे फरीदाबाद का इंडस्ट्री एरिया को हम बिल्कुल क्लीन कर देंगे। ये हमारा मकसद है। क्या मानते हैं आप, आज जिस तरीके से आपने शुरुआत की है तो क्या लोगों को सहयोग मिला है? और आप उम्मीद करते हैं कि 2 अगस्त को आपका जो महाअभियान चलेगा उसमें 2 अक्टूबर को, तो क्या उसमें आपको सफलता मिलेगी? आज जितने शॉर्ट टाइम के अंदर मैंने इनको मैसेज दिया था, कल 2 बजे इनको मैसेज दिया था, 15 इंडस्ट्री को किया था। और 15 के 15 इंडस्ट्री के जो ओनर थे, उनके वहाँ के अधिकारी थे, उन्होंने स्वयं साथ लग के झाड़ू उठाकर, कस्सी उठा करके काम किया है। जितनी हमें उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने हमें सहयोग दिया है। अगर इतना सहयोग हमें मिलता रहा तो हम 2 अक्टूबर से पहले ही पूरे फरीदाबाद के औद्योगिक नगरी को साफ कर देंगे। क्या कारण है? लेकिन हमारा जो ये टारगेट है, ये पहला टारगेट इंडस्ट्रियल एरिया को साफ सुथरा बनाना है। क्या कारण है? फरीदाबाद औद्योगिक नगरी के रूप में जानी जाती है और यहाँ सबसे ज़्यादा लेबर है और औद्योगिक क्षेत्र ही सबसे ज़्यादा गंदा दिखता है। देखिए, दिखता क्या है वो तो आप अपनी नज़र की बात कर रहे हैं। हमें काम है कि हमें दिखाना क्या है, उस पर टारगेट है हमारा। और 2 अक्टूबर तक इसको हम बिल्कुल साफ सुथरा दिखाएंगे। थैंक यू। तो हमारा अभियान है सफाई अभियान, ये पूरे मेरे नेतृत्व की बात तो ठीक है, लेकिन मेरी जो टीम है इसके अंदर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हमारे और लेबर इंस्पेक्टर, ये भी बड़े सहयोग कर रहे हैं। और हम एरिया के अंदर इनकी ड्यूटी लगा के अलग अलग सेक्टर के हिसाब से इसको बांट के इनकी ड्यूटी लगाएंगे। और कल जैसे सुरेंद्र जी हमारे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, गंगाधर जी जो इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने इतने छोटे से टाइम के अंदर बड़ा अच्छा काम किया है। तो आगे भी ये हमारी टीम पूरा काम करेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पूरे लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इंडस्ट्री एसोसिएशन, डीएलएफ और सोशल वर्कर जितेंद्र जी का, सुरेंद्र कुमार जी का, इनका कि इन्होंने शॉर्ट नोटिस के बावजूद भी इतना अच्छा काम किया है, जो कि हमें मोटिवेशन मिला इससे। और हम इसको टारगेट को अचीव करेंगे, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू। औद्योगिक क्षेत्रों में जितेंद्र जी, सफाई के आप सूत्रधार हैं, किस तरह से इसे आगे मुहिम को ले जाएंगे? जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने देश को संगठित करके एक स्वच्छता अभियान को जागरूकता के रूप में लेते हुए एक समाज को संदेश दिया, उससे प्रभावित होकर के हमारे डिप्टी लेबर कमिश्नर श्री अजय पाल डूडी जी ने एक उस सेक्टर को छूने की कोशिश की है जिसमें लोगों ने सिर्फ पैसा कमाने का और उद्योग चलाने का ही सोच रखते थे। अजय पाल जी के आने के बाद इस सोच में थोड़ा सा परिवर्तन आया है और सोशल कॉज को लेकर के जो उन्होंने एक आज अभियान चलाया है, इसमें मैं एज ए सोशल वर्कर जितेंद्र सिंह कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा हूँ इंडस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के बीच। मैं अपनी इसमें निजी भागीदारी को भी सम्मिलित करते हुए चाहूँगा कि जो अजय पाल जी के नेतृत्व में अभियान चल रहा है ये फलीभूत हो और इसका लाभ इस फरीदाबाद शहर में रहने वाले तमाम मजदूर से लेकर सिटीजन को भी मिले। ये हमारी शुभकामना है। और 2 अक्टूबर को लेकर के जो डिप्टी लेबर कमिश्नर साहब ने योजना बनाई है, हम आज से ही ये प्रण लेते हैं कि डे टू डे किसी न किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाएंगे और वहाँ के लोगों को मोटिवेट करके उस इलाके को साफ सफाई प्रदान करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी सोच है, ये हमारा कार्यक्रम है, हम इसी के तहत काम करेंगे। विन केबल से जुड़े भानु प्रताप की माता श्रीमती केला देवी जी का
देहांत बीती 31 अगस्त को उनके निवास स्थान सैनिक कॉलोनी में हो गया था। उनके सुपुत्र एडवोकेट राकेश बढ़ाना ने बताया कि 11 सितंबर 2015 को उनके निवास स्थान सैनिक कॉलोनी में रस्म पगड़ी पूरी की जाएगी। बल्लभगढ़ तहसील में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां पर आम आदमी की जेब पर डाका डालने जैसा काम चल रहा है। ज़मीन की रजिस्ट्रियों के नाम पर मोटी फीस वसूली जाती है, जिसके बाद तहसील कर्मचारी लोगों के काम करते हैं। यहाँ पर अवैध रजिस्ट्री होने की कोई नई बात नहीं है। करीब 9 महीने पहले भी जिला उपायुक्त ने खबर चलने के बाद जांच की तो उसमें काफ़ी रजिस्ट्रियाँ गलत पाई गई थी। तब भी यहाँ के तहसीलदारों पर जांच बिठाने के बाद एक आरसी को सस्पेंड कर दिया गया। तो वहीं बीते मंगलवार को भी एक पटवारी रिश्वत कांड में पकड़ा गया है। हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री चाहे जो लोग भ्रष्टाचार लिखते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर जाए। या कोई तहसील का अधिकारी है या फील्ड के 2 से अधिकारी हैं, इस बात की चर्चा हमारे पास है और प्रमाण इस तरह के इस लोगों का इंतजाम करेंगे जिन लोगों भ्रष्टाचार के जो अहम रोल में है और पत्रकार मीडिया साथी बदलेंगे ऐसे लोगों का इंतजाम करेंगे। तहसीलदारों ने जानबूझकर रजिस्ट्री बंद कर रखी है, जो कि गैर मुमकिन आबादी की रजिस्ट्री, जिस भी फर्द में गैर मुमकिन आबादी या गैर मुमकिन शब्द आ गया उसकी रजिस्ट्री को रोकने की पावर तहसीलदार के पास नहीं है, क्योंकि डीटीपी से उसकी एनओसी नहीं मिलती है। एनओसी सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड की मिलती है और फुल शेयर में भी एनओसी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन तहसीलदारों ने अपनी मनमर्जी से ये रजिस्ट्री बंद कर रखा है। तो ये तहसील में रोजाना जो टोकन मिलते हैं उनकी संख्या कितनी है, कुछ आइडिया? 90 टोकनों की संख्या है, लेकिन कई बार लोग ज़्यादा आ जाते हैं तो इसलिए टोकनों की संख्या भी कम है। इसको कम से कम 150 के लगभग होना चाहिए। तहसीलदार अभी जैसा तहसील में चल रहा है, यहाँ शोर में हो रहा है कि भाई पैसे लिए जाते हैं और 25 से 30 हज़ार और 70 हज़ार तक के लेकर के रजिस्ट्री कराई जाते हैं। ऐसा आप के बारे में तो सुनने को होगा, कितना रेट या आम लोगों की जनता मुंह से सुनते हैं आप कि भाई इतना देना पड़ता है पैसा? बल्लभगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने रॉन्ग साइड चलने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ के सोना टी पॉइंट पर 25 वाहनों के चालान काटे गए। वाहन चालकों को यहां पर बताया गया है कि सोना पुल से आते समय यू टर्न लिया जाएगा। भाई साहब करीबन 25 चालान किए गए हैं। रॉन्ग साइड से जो ड्राइविंग करते हुए आते हैं उन लोगों को हम यहाँ रोक के चालान करते हैं। क्या कारण है, लोग मानते नहीं है और आए दिन यहाँ चालान किए जा रहे हैं? भाई साहब बोर्ड भी लगे हुए हैं, लोग जानबूझ के लापरवाही करते हैं। थोड़ा सा राउंड यू टर्न लेके आने के लिए थोड़ा सा घुमाव है, इसीलिए लोग सोचते हैं कि हम जल्दी से जल्दी निकल जाए यहाँ। स्थानीय कृष्णा कॉलोनी में एक महिला के साथ देह उत्पीड़न का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें एकता नाम की महिला के साथ मारपीट की गई। महिला के सिर में चोटें आने से वे बुरी तरह से घायल हो गई थी। इसी दौरान मौके पर पहुंचे पीड़ित महिला के परिजनों ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
सर ये बताइए जो वारदात हुई है कहाँ पर हुई है, कब क्या तारीख को हुई है? ये चंदावली गांव में वारदात हुई है। मेरी सिस्टर की शादी वहाँ पे हुई थी। 18 तारीख को सबसे पहले इन्होंने पीटा, उसके सर पे चोट मारी। मेरी बहन का मेरे पास फ़ोन आया कि भैया ऐसे ऐसे इन्होंने पिटाई की है। मैं और मेरी मम्मी वहाँ देखने के लिए गए। शाम को हम वहाँ पहुँचे तब तक उन लोगों ने दवाई भी नहीं लगाई थी। हमने उसके सर पे दवाई लगाई, उसकी सर की चोट देखी और उन लोगों को समझा के आए कि अब ऐसा काम मत करना, जो भी तुम्हें चाहिए हम लोग बाद में दे देंगे, अभी हमारे पापा को अटैक आया, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद 19 तारीख को इन लोगों ने मेट्रो हॉस्पिटल में मेरी बहन को एडमिट करवा दिया और उसके बाद 20 तारीख को उसकी डेथ हो गई। 20 तारीख किसी तरह कोई मांग की? वो लोग पहले से ही मांग कर रहे थे गाड़ी वगैरह की, लेकिन हम लोगों की कंडीशन अभी ठीक नहीं थी। मैं भी पढ़ाई कर रहा था, मेरा भाई भी पढ़ाई कर रहा था, इस वजह से हम उन्हें दे नहीं पाए। और हम कहते थे कि जैसे ही हमारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तभी हम कर देंगे उनकी मांग पूरी कर। तो इसकी सूचना आपने पुलिस को दी, तो पुलिस ने क्या कार्यवाही की? जब हमने ये सूचना पुलिस को दी 20 तारीख को, जब मैंने फ़ोन किया तो पहले तो पुलिस बहुत देर तक आई। हम 2-3 घंटे वहाँ पे वेट करते रहे। उसके बाद पुलिस वाले पोस्टमार्टम करने के लिए लेके गए बीके अस्पताल में। बीके अस्पताल में जो पृथ्वी लड़के का जो महिपाल है, उसका भाई पृथ्वी सैनी है, वो पहले सरकारी अस्पताल में था। वो सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों से बीके में जो डॉक्टर हैं उनसे साठगांठ कर चुका था। हमने उनसे कहा कि भाई मेरी बहन के सर में चोट है, उसकी तरफ ध्यान देना। पर उन लोगों ने क्या किया, डॉक्टर ने अंदर गए और उसके बाद जो रिपोर्ट बनाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सर की चोट नहीं दिखाई है। जबकि मेरे पास, जब मैं 2 दिन पहले अपनी बहन को गया था घर पे मिलने के लिए, तो मेरे पास उसकी वीडियो है जब मैंने उसके अपनी बहन के सर पे चोट पे दवाई लगाई थी। उसके बाद फिर हम, जब हमारी कोई इन्होंने अरेस्ट नहीं किया है, तो हम कमिश्नर ऑफिस गए हैं 25 तारीख को। 23 तारीख को गए, पहले 23 तारीख को वो नहीं मिले, उनके रीडर से बोला हमने। फिर 25 को गए हम, 25 को एप्लीकेशन दे के आए, हमारे पास उनके एप्लीकेशन के कागज़ हैं, रिसिप्ट है पूरी। उसके बाद फिर हम 27 तारीख को दोबारा गए CP। तो आज आप SHO के यहाँ पर आए हो घेराव करने के लिए, तो आप क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये अभी तक इन्होंने यही दिया है कि हम लोग अरेस्ट कर लेंगे, पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्योंकि हम जब DCP भूपेंद्र सिंह के पास गए थे तो उन्होंने भी हमारे साइड नहीं ली और वो उन्हीं का कहने लगे कि भाई बुढ़िया है, छोड़ देंगे, ये है वो है। अपराधी तो अपराधी होता है, तो उसे तो अरेस्ट करना चाहिए। तो उन लोगों ने हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी। DCP सर भूपेंद्र सर के पास मैं 2-3 बार जा चुका हूँ, पर उन्होंने कहा आज अरेस्ट कर लेते हैं, अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। तो आगे अगर ये कार्रवाई पूरी नहीं कर रहे हैं पुलिस वाले, तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगर आज कार्रवाई इन्होंने नहीं की, उन्हें अरेस्ट नहीं किया, तो हम फिर कमिश्नर सर के ऑफिस पे जाकर वहाँ पे धरना देंगे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए कोशिश करेंगे। सर ये बताइए, तो चंदावली के आज जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिन्होंने आज घेराव किया, तो उसका क्या कारण है, क्या मामला? नहीं, वो अरेस्टिंग चाह रहे थे, उनका मुकदमा दर्ज है, अभी उन्होंने दर्ज किया हुआ है जिसमें अरेस्ट चाह रहे थे, वो अरेस्ट हो चुके हैं। किसको अरेस्ट चाह रहे थे सर? वो जो लड़की इसमें पीड़िता थी, उसकी सास की अरेस्ट चाह रहे थे, वो जबकि अरेस्ट हो चुकी है, पहले अरेस्ट हो चुकी है। अच्छा, उनका कहना है कि अभी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, अभी एक को नहीं पकड़ा गया। नहीं, 2 आरोपी इसमें अरेस्ट हो चुके हैं। वो ये कह रहे कि उनकी सास को नहीं पकड़ा गया अभी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ऑन रिकॉर्ड के वो अरेस्ट हो चुके हैं। अच्छा, तो अभी इनका कहना है कि अभी हमें सरकार की उससे SHO की तरफ से कोई आश्वासन अच्छी तरीके से नहीं मिला, तो क्या कहेंगे इसके लिए? नहीं, वो अरेस्ट हो चुके हैं, कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है, इसमें कंप्लीट कार्रवाई हो चुकी है। क्या मामला था? ये तो दहेज को लेकर के बताया जा रहा है इसलिए। ये दहेज हत्या का मामला था जिसमें 2 आरोपी थे, दोनों आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। सर ये मामला कब का था? ये 20/8 का मामला है। तो ये जो आपने जो गिरफ्तार किए हैं, जो आरोपी थे, वो आपने कब गिरफ्तार किए हैं सर? एक तो इसमें पहले 10 दिन पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और एक आरोपी को आज अरेस्ट कर चुके हैं सुबह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को चूर चूर करने में उन्हीं के नुमाइंदे कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। ये सच है कि फरीदाबाद के सेक्टर 29 स्थित BSNL के कार्यालय में 5 सितंबर को शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई थी, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान BSNL को झेलना पड़ा। लेकिन 5 दिन गुजर जाने के बाद भी BSNL की सुविधाएं शुरू नहीं हो पाई, जिसके चलते BSNL के लगभग 1700 उपभोक्ता और 17 लीज लाइनें खराब पड़ी हैं।
पीएल जी, आप BSNL दफ्तर आए हैं, क्या समस्या है आपको यहाँ? समस्या वो बोलते हैं कि एक्सचेंज में आग लगी थी तो नए सिरे से वायरिंग हो रही है जी, तो उसको टाइम लगेगा। 3-4 दिन तो हो गए, जी। सैटरडे से खराब हुआ है। रक्षाबंधन का वो जन्माष्टमी का दिन था जी। तो उनको मालूम नहीं पड़ा कैसे आग लगी, छुट्टी का दिन था। अभी 4 दिन हो गए, अभी और 2-3 दिन और कह रहे हैं वायरिंग हो रही है नए सिरे से। तो कितनी परेशानी आ रही है आपको इसके? तो है ही पूरी जी। एक हफ्ते से होनी नहीं है, तो कम्युनिकेशन कैसे करें लोगों से, सिवाय मोबाइल के और कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कहते हैं डिजिटल इंडिया का सपना देखते हैं, तो इतने लंबे समय में एक प्रोसेस, इसका कसूर है, कुछ कहते हैं ना, एक एक्सचेंज का काम अगर थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हो जाने से ना आग लग जाती है, उसमें इतना समय लगता है। तो ये पसंद करते हैं कि काम चल रहा होगा अच्छे जल्दी से, क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट का बदनामी के सवाल उठता है ना। हाँ, मतलब इतना समय लग रहा है, तो इस पर कहीं सवाल उठते हैं कि एक शॉर्ट सर्किट के आने पूरा हफ्ता लग रहा है और ज़्यादा समय लग रहा है। मजबूरी है वही जानते हैं ना जी। हम तो लेमैन ठीक है जो कहा वो सब कर लिया हमने। तो अभी तक उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि जल्दी ठीक कर देंगे। शुरू हो रही है, करेंगे। अब 2-3 दिन तो और बात अभी। तो लोग बाग परेशान हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसा ना, ये जो शॉर्ट सर्किट हो गया था 5 तारीख को, 5 सितंबर को शाम को 8:10 के आसपास, उसी में जो है ये आग लग गई और एकदम केबलें होने की वजह से ज़्यादा आग पकड़ गई। लेकिन अब ये है कि हम इसको रेस्टोर कर रहे हैं। नुकसान हुआ, लाखों में नुकसान हुआ, जल्दी रेस्टोर हो जाएगा। और बृहस्पतिवार रात तक हमारा टारगेट है कि रेस्टोर करके सभी जो है सब्सक्राइबर को हम सर्विसेज दें। बस यही है, आप लोगों से भी हमारा अनुरोध है कि पब्लिक को थोड़ा बताएं कि भाई ये मिस हैपनिंग हुई है, इस मिस हैपनिंग में हमारा साथ दें और 2 दिन के अंदर और बृहस्पतिवार तक जो है हम उनको सर्विस जो है रेक्टिफाई करके और एक्टिव करके दें। जी। तो उस टाइम कोई मुलाजिम था इस दफ्तर में? हाँ, हमारा गार्ड था, वो बाहर भी बैठा था, ऊपर नीचे घूम रहा था, तो उसे पता लगा तो उसने कोशिश की पहले फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाने की। जब वो नहीं बुझी तो फायर ब्रिगेड की जो है 2 गाड़ियाँ मंगाई, फिर उन्होंने आग बुझाई। 15-20 मिनट लग गए, लेकिन इतनी देर में काफ़ी हमारे MDF जो है 50% चल गया। बाकी और इक्विपमेंट वगैरह बच गया सारा, लेकिन नीचे नुकसान ज़्यादा हुआ केबल। तो अभी लोगों के लिए यही है कि 2 दिन और इंतजार करें, 2 दिन बाद आप सर्विस अपनी शुरू कर देंगे? हाँ, 2 दिन में हम सर्विस शुरू कर देंगे। बृहस्पतिवार शाम तक हमारा टारगेट है कि हम जो है इसको अचीव कर लें, लोगों को जो है बिना किसी कठिनाई के दोबारा सर्विस दे सकें। ऑफिस के अंदर विशेषकर वायर की प्रॉब्लम आई है या फिर कुछ मशीनरी भी जली है? मशीनरी नहीं जली है, लेकिन MDF पे जो वायर टर्मिनेशन होती है वो जल गया है, फ्रेम जल गया है, MDF फ्रेम, और जो वायर जो हमारी बाहर से आती कॉपर वायर। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक नौटंकी कार्यक्रम की युवती कलाकार का राजस्थान से लौटते समय पलवल के समीप लिफ्ट लेकर एक गाड़ी चालक ने उसके साथ बलात्कार किया। युवती ने फरीदाबाद के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मैम, एक लड़की के साथ रेप हुआ चलती गाड़ी में, क्या है मैम पूरा मामला? ये आदर्श नगर बल्लभगढ़ की लड़की है और ये सिंगिंग करती है, जैसे धार्मिक जगह में भजन कीर्तन है कोई, वहाँ पे रागनी वगैरह धार्मिक संगीत गाती है। ये लोग पलवल के आगे कहीं गए हुए थे किसी फंक्शन में, धार्मिक फंक्शन में, वहाँ से अपने पूरी पार्टी के साथ आए हैं। पार्टी वाले ने इसको यहाँ उतारा पलवल में, पलवल उतारा तो वहाँ से इसको किसी ने लिफ्ट दी लड़के ने,
मैं छोड़ देता हूँ गाड़ी में, वो इधर जा रहा था, दिल्ली की तरफ आ रहा होगा, ये गाड़ी में बैठ गई है। पलवल से बल्लभगढ़ के बीच में इसके चल रही। मामला दर्ज कर लिया गया है। लेडी आरोपी शाहदरा का है, अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, और लेडी एसएसपी का इन्वेस्टिगेशन कर रही है मामले की। कितनी उम्र में लेडी की? लड़की की 18 प्लस है। ऐसा भी होता है कि फैसले के लिए कोई जाए और फैसले की बजाय उन्हीं गुटों में झगड़ा हो जाए। फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में ज़रा सी कहासुनी को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हो गया, जिस झगड़े में 4 लोग घायल हो गए। घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। एक पीड़ित युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके चलते दोनों पक्षों को फैसले के लिए बुलाया गया था, लेकिन फैसले की बजाय दोनों गुटों में दोबारा से हाथापाई हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या नाम है? अमित नाम। क्या हुआ, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? ये आपस में पड़ोस में ही रंजिश थी उनकी, और आपसी में रंजिश थी। वो अपने आप को थोड़ा पैसों के मामले में, और कभी गाड़ी ना खड़ी करो, कभी इधर करो, और अपनी मर्जी चलानी उनकी। और आज वैसे तो हमारा फैसला चल रहा था, पुलिस में कंप्लेंट हो रखी थी, लेकिन आज हमारे को पुलिस कर्मचारियों का फ़ोन आया कि आप यहाँ पे आ जाइए। तो मेरी मम्मी, मेरी दीदी और मैं और मेरे जीजा जी हम जा रहे थे। तो इन्होंने बीच में ही रोड़ी रखा हुआ था, तो छोटी सी जगह से हम निकल रहे थे, तो उन्होंने मेरे बड़े जीजा जी को पहले थप्पड़ मारा। तो हम बीच बचाव के लिए गए, तो ऊपर से ईंटें और 10-15 लड़के निकले। पहले तो वो 3-4 ही थे, जिसमें एक बच्चू है और द्रौपदी है, ये सारे ही पूरी फैमिली थी इनकी। और फिर 20-25 लड़के और अज्ञात निकल के हमारे पे हमला करा बुरी तरह से, और मेरी मम्मी को, मेरी दीदी को खूब ही कुछ भी नहीं छोड़ा। जो चीज़ उनके हाथ में लगी, जो डंडा या ईंट वगैरह जो भी था, सब उन्होंने हमारे को बुरी तरह से मारा। और घर के बाहर भी हमारे घसीट के, दीदी ना हमारे साइड खड़े थे, उनको वहाँ से घसीट के अपने घर के आगे। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? सर ये आपस में ही इनकी थोड़ी तू मैं हुई थी 2-4 दिन पहले। किस बात को लेकर? ये जीजा जी के संग हमारी तू मैं हुई थी, तो इनकी कंप्लेंट हुई थी, तो हम तो खाली पता करने गए थे। बस इस बात पे हमारे को मारा गया। बाकी इनको ही पता है कि इनकी किस बात में लड़ाई हुई थी और कंप्लेंट चल रही थी इनकी। तो कोई आज फैसला था क्या था? आज फैसला होना था, तो इन्होंने हमारे को थाने नहीं जाने देना, क्योंकि सारा कसूर इनका ही था, निकल रहा था। तो इन्होंने कोशिश करी कि आज ये थाने ना जा पाए। इन्होंने हमें रोकने की कोशिश करी, और हमारे को थाने जाने का हमारा रास्ता रोका गया, और हमारे लड़कों से, अज्ञात लड़कों से हमला कराया गया। नाम रोहतास है, इनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि ये पहले कई दिनों से कह रहे हैं कि ये दारू बेचता है। हमारी कोई दारू नहीं बिक रही, क्योंकि मेरी इलेक्शन की हो रही है तैयारी। वो डॉली जो लड़की है वो इलेक्शन में खड़ी हो रही है पार्षद के। तो इनका जो एक मामला है डिप्टी मेयर, वो इनका खास है। उनका कहने का मतलब है अगर इसका केस बन गया तो इसे आगे कोई टिकट नहीं मिलेगी। तो इन्होंने जानबूझ के घर में से निकाल के इन्हों को रोडों से मारा। मैं था भी नहीं, मैं बाद में आया हूँ। जब तक ये रोडों से उन्हें मार चुके थे, 20-22 लौंडे थे कम से कम। ये दह रोड जब मैं गया हूँ तो वो खून हुए पड़े थे। फिर इन्हें मैं लेके सीधा बीके आया। किस बात को लेकर झगड़ा था? रंजिश क्या थी? रंजिश खामा खाई की कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं। ये कह रहे थे कि दारू बेचता है, बल्कि मेरे को सबूत भी पड़ा है। इलेक्शन के सारे मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। हर गली वाले ये बता सकते हैं कि ये सीवर की, पानी की, सबकी लाइन के सारे काम कर रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में वो जीत रही है। तो इन्होंने ये पंगा डाल के इन्होंने उसके सर पे रोड बोल मारी है कि इन पर कोई केस बन जाए और ये बदनाम हो जाए कि ये लड़ाई वाले हैं। तो इन्होंने खामा खाई का पंगा डाला है। कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं। कौन थे बोलो? ये था बच्चू था एक का नाम सुनील है, एक का नाम अनिल है, और एक का नाम फौजी है। फौजी रिटायर्ड फौजी है। तो कोई 2 दिन अब से पहले कोई कहासुनी भी हुई आपस में? हाँ, कहासुनी हुई थी, लेकिन 2 दिन से हम पुलिस वाले। किस बात को लेकर कहासुनी हुई? वही बात है कि ये दारू बेचता है। ये खामा खाई के इन्होंने पंगा डाला है। 8-9 महीने पहले एक हमारा लड़ाई हुई थी। इन्होंने, मेरी घरवाली के पेट में बच्चा था, तो इन्होंने मेरी घरवाली के पेट में लात मारी और वो मारी थी रॉड। तो वो आईसीयू में भर्ती हो गई थी। वो अभी कंप्लेंट भी घर पे ही पड़ी है 8-9 महीने पहले की। जब हमारा फैसला हो गया था तो इन्होंने कही थी अब नहीं तो ठंडा होके मारेंगे बाद में। जब इन्होंने ये खाली पीली लड़ाई नहीं की। आपके पड़ोसी है ये लोग? हाँ जी, हमारे साथ वाले पड़ोसी हैं। और हमारे घरों में भी कम से कम 50 ईंटें पड़ी हैं, बोतलें पड़ी हैं, जिन्होंने ऊपर से छत पे से मारी इन्होंने, कि आदमी बीच में ना आ पाए। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ 4 पेशेंट एडमिट हुए हैं, लड़ाई झगड़े का मामला है, क्या पोजीशन है पेशेंट की अभी? मरीज अभी हमने ट्रीटमेंट के लिए आईसीयू में एडमिट किए हैं, और उनके दिमाग पे चोटें आई हैं, टाँके लगाए गए हैं। बाकी सीटी स्कैन और बाकी जांच हो रही है। रिपोर्ट्स आने के बाद ज़्यादा अच्छे से कह पाएंगे। तो क्या स्टेबल है अभी या कुछ? अभी फ़िलहाल उनका ट्रीटमेंट आईसीयू में चल रहा है, स्टेबल तो नहीं कह सकते। क्या मामला था? कोई लड़ाई झगड़े का? लड़ाई झगड़े का मामला बताया, घर पे शायद। तो मित्रों, इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं और भी जानकारियाँ जैसे जैसे हमारे पास उपलब्ध होंगी
हम नई जानकारियों के साथ आपके समक्ष फिर पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Here's an attack from Puma.